अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कहा कि छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। एक टर्म है इन विट्रो पॉलिन जर्मिनेशन। इन विट्रो पॉलिन जर्मिनेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियली लैब में हम कैसे पॉलिन को जर्मिनेट करेंगे। आर्टिफिशियली लैब में अपने घर पे हम चाहते हैं पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेट करके देखना। तो क्या किया हमने, एक हम लोग डिश ले लिए हैं और ये जो डिश है ना, ये ग्लास का डिश है, इसमें हम लोग 10% शुगर का सॉल्यूशन डाल दिए हैं। कितने परसेंट? 10%। ग्लास नॉर्मली जब लैब में काम करते हैं तो ग्लास के स्लाइड पे काम करते हैं। 10% हम लोग किसका डाल रहे हैं? शुगर का सॉल्यूशन डाल दिए। इस 10% शुगर सॉल्यूशन में अब हम लोग कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिला रहे हैं, बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम। ये जितने केमिकल कंपाउंड हम लोगों ने डाला है, ये सारे के सारे एसेंशियल है पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए। तुमको याद होगा पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए हमने कहा था शुगर, चीनी, पहले तो उसको पानी देंगे, तो 10% शुगर सॉल्यूशन में शुगर भी आ गया और वाटर भी आ गया। बोरोन के लिए बोरिक एसिड डाल रहे हैं ना, बॉर्नवीटा टर्म हमने बताया था। और उसके अलावे ये 3 केमिकल कंपाउंड दूध में हमने इसको मिलाया था, दूध कंटेन कैल्शियम, तो ये कैल्शियम आ गया। उसके अलावा ये 2 और केमिकल कंपाउंड है, मैग्नीशियम और पोटासियम भी इसमें हमने मिला दिया। अब एक लिक्विड तैयार हो गया। अब इस लिक्विड में क्या किए, अपने गार्डन में चले गए, एक ब्रश को लेके और जितना भी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स दिख रहा था, सबके पॉलन ग्रेन को उस ब्रश में टच करते थे। और ये ट्यूब हाथ में रखे हुए थे, पेटी डिशेस रखे हुए थे, बॉल रखे हुए थे, उसके ऊपर टैपिंग कर देते थे, यूं उसको ठोकते थे, टैपिंग करते थे, पॉलन ग्रेन उसमें गिरता चला जाता था। तो जितना तरह का, मैक्सिमम तरह का प्लांट का फ्लावर दिख रहा था, सारे के पॉलन ग्रेन को ब्रश में, जो हम लोग जिससे पेंटिंग करते हैं, वो लगाते चले गए और टैपिंग करते गए, लगाते गए, टैपिंग करते गए। तो अब क्या हुआ, इस कंटेनर में तरह तरह के पॉलन ग्रेन का एक्युमुलेशन हो गया। अब इस डिश को हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू किए। 15 to 30 मिनट्स की, विदिन 15 to 30 मिनट्स हमने क्या ऑब्जर्व किया, पॉलन ग्रेन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू किया। और ये देखो क्या लग रहा है, बिल्कुल लटका हुआ है, हैंगिंग स्टेज में दिख रहा है ना। इस हैंगिंग स्टेज में पॉलन ट्यूब जो बन रहा था, इसको नाम दिया गया हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो ये जर्मिनेशन हो रहा था, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इन लैब इज कॉल्ड एज हैंगिंग मेथड, है ना, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में दिख रहा था। तो इसको हम लोग कहें ये तरीका था इन विट्रो लैब में पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने का। अब दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं, फिर छोटा सा एक टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अब तक हम लोग देखे थे, एक ये एंथर दिखा रहे हैं फ्लावर में, और ये दूसरा प्लांट है, इसमें स्टिग्मा दिखा रहे हैं, है ना। ये फ्लावर है और ये भी फ्लावर है। अब हम चाहते हैं कि पॉलिनेशन हम खुद करें, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फीमेल और एक मेल फ्लावर का सिलेक्शन करते हैं। नॉर्मली चूंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, इसीलिए जिस फ्लावर को फीमेल की तरह हमको यूज करना है, उसके एंथर को कट कर देते हैं। एंथर को क्या करते हैं, सीजर लेते हैं, और जब बर्ड कंडीशन में होता है उसी समय उसके एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर के इस रिमूवल को नाम देते हैं इमेस्कुलेशन। तो ये रिमूवल ऑफ एंथर हो गया। रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इमेस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ये बर्ड स्टेज में ही कर लेते हैं, जब ये फ्लावर बर्ड के स्टेज में था ना, तभी इसको काट के रिमूव कर देते हैं। तो ये एक काम हम लोग कर बैठे। अब ये फ्लावर में मेल नहीं है, मतलब ये अब पोटेंशियल फीमेल फ्लावर है। अब इस पोटेंशियल फीमेल फ्लावर को जब ये ग्रो कर रहा था, हम एक पेपर से कवर अप कर दिए, इसको कहते हैं बटर पेपर, है ना, क्योंकि अनवांटेड कोई पॉलन ग्रेन इसमें नहीं आए, इसीलिए इसको क्या किए हैं, एक बटर पेपर, एक पेपर आता है जिसको बटर पेपर कहते हैं, इससे हम इसको कवर अप कर दिए और वेट करने लगे कि मेरा एंथर कब मैच्योर करेगा और ये भी कब मैच्योर करेगा। जब एंथर मैच्योर कर गया तो एक ब्रश को लगाए, ये देखो एक ब्रश है ना, इस ब्रश को जो ही इस पे टच कर रहे हैं, बहुत सा पॉलन ग्रेन इस पे होल्ड करेगा, और फिर इस पेपर को रिमूव करेंगे और इस ब्रश को यहां पे लाके हम लोग डस्टिंग करेंगे, है ना, टैपिंग करेंगे स्टिग्मा के सरफेस पे, अपने आप सारा पॉलन ग्रेन इससे निकलेगा और स्टिग्मा के सरफेस पे आ जाएगा। वापस इसको जैसे ही हम लोग पॉलिनेशन का काम कर दिए, वापस इसमें वो पेपर का बैग जो बटर पेपर था, इसको कहते हैं रीबैगिंग। फिर से इसको हम लोग क्या कर दिए, बैगिंग कर दिए।
फिर से इसके ऊपर वो पेपर लगा दिए, क्योंकि अब ये मैच्योर्ड है, अब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन भी आ जाएगा सेम स्पीसीज का तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपने कंडीशन में हम फर्टिलाइजेशन करें, तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का तरीका था। और अब इसमें जो फ्रूट्स और सीड का सेटिंग होगा वो सीड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट होगा। दिस सीड विल बी द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे अब ये ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा, और ये जो ओव्यूल सीड बनाया ये सीड आर्टिफिशियली डिजाइन किया हुआ सीड हुआ, हमने इसको बनाया, हमारे द्वारा ये प्रोसेस को हमने इसको फुलफिल किया। तो ये तुम्हारा छोटा 2 टॉपिक था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आ रहे हैं उस टॉपिक पे जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या हो रहा है, 2 बेसिक चेंजेस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हुआ। ये था एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, और फर्टिलाइजेशन अब हो चुका है। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो अब जो चेंजेस आएगा उसके लिए हम लोगों ने जो टर्म यूज किया वो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है ये देखते हैं। ये जो ओवरी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट बिकम फ्रूट, है ना। तो पहला काम हो गया, ओवरी धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। फ्रूट पहले छोटा होगा साइज में, फिर ग्रेजुअली वो बड़ा होता चला जाएगा। अब इसके अंदर के केस को देखो, इसके अंदर एग सेल था और एक मेल गैमेट आया, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, रिजल्ट को कहे जायगोट। और ये जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब ये एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रहा है। डेवलपिंग जायगोट को एम्ब्रियो कहते हैं। डेवलपिंग जायगोट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। तो नाउ जायगोट इज गोइंग टू डेवलप इनटू एम्ब्रायो। अब ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल दिख रहा था, ये पूरा का पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। अब आ जाओ, यहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस था और एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद इसका फ्यूचर है, ये मेल गैमेट फ्यूज कर गया, अब ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका शॉर्ट में नाम रखते हैं एंडोस्पर्म। ये बेसिकली क्या कहलाता है, ट्रिपल एन स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग और आ गए, ओव्यूल। क्या ये जो ओव्यूल का बाहर का पोर्शन जिसको स्किन कहते थे, इंटुगमेंट कहते थे, 2 पार्ट होता था, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट। ये अब सीड का कवरिंग बन गया। एक चने को पानी में फुला दो, रात में फुला दो और सुबह उठ के देखो। अब सुबह उठो, एक निडल ले लो, देखना इसके ऊपर ब्राउन रंग का जो कवरिंग है वो बाहर हल्का हल्का निकालो, अंदर एक और व्हाइट रंग का मेम्ब्रेनस कवरिंग दिखाई देगा। इस बाहर वाले कवरिंग का नाम है टेस्टा और अंदर वाले का नाम था टेगमेंट। ये बेसिकली यही 2 पोर्शन था। इंटुगमेंट का बाहर वाला पोर्शन आउटर इंटुगमेंट ये टेस्टा बना दिया और इनर इंटुगमेंट ये टेगमेंट बना दिया। तो सीड कोट किससे डेवलप हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट इज नथिंग बट द 2 पोर्शन ऑफ द इंटुगमेंट। तो फिर से सोचना शुरू करो, ओवरी बिकम फ्रूट, ओव्यूल बिकम सीड। ओव्यूल क्या बन गया, सीड बन गया। ओवरी के ऊपर के इंटुगमेंट बिकम सीड कोट, ओव्यूल के अंदर एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके बना जायगोट, और वही जायगोट बना दिया एम्ब्रायो। सीड के अंदर एम्ब्रायो का पोर्शन पता चल गया। सीड के अंदर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो फ्यूज कर गया है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद बना है एंडोस्पर्म, और अब इस एंडोस्पर्म का काम बताए थे टू प्रोवाइड नरिशमेंट। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आफ्टर फ्यूजन फॉर्म एंडोस्पर्म, इंटुगमेंट बिकम सीड कोट, जायगोट इज नथिंग बट डेवलपिंग एम्ब्रियो। जायगोट कौन बनाया, एग सेल बिकम जायगोट, जो पहले एग सेल था वो जायगोट हो गया। ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो चुका है, और ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी क्या हो गया, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का टाइप देख रहे हैं। एंडोस्पर्म बन गया, ये तीनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। अब एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है जो ट्रिपल एन नेचर का है। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरे एंजियोस्पर्म में अलग अलग मेथड से हो सकता है। इस मेथड को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पहले मेथड का नाम रखे सेलुलर टाइप। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था ये पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और तुरंत एक वॉल फॉर्मेशन हो गया। मीनिंग बाय न्यूक्लियस डिवीजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। फिर 2 से ये 4
8 और फिर सबके चारों तरफ वॉल बनता चला गया, फिर और ये ज्यादा डिवाइड किया सारा न्यूक्लियस, मतलब ईच एंड एवरी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। हर एक न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्रेजुअली ये क्या दिखाई देगा, एक बिल्कुल एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो इसका एग्जाम्पल होता है पिटूनिया। ये कॉमन एग्जाम्पल हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। पिटूनिया एक कॉमन प्लांट होता है, हम लोग जाते हैं गार्डन में लगाने के लिए, नर्सरी से खरीद के लाते हैं और अपने गार्डन में लगाते हैं पिटूनिया। तो पिटूनिया में सेलुलर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट दिखा रहे थे। एक कॉमनली जो होता है वो होता फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होता है, पहले एक न्यूक्लियस डिवाइड किया 2 न्यूक्लियस में, फॉलोड बाय कई न्यूक्लियस में, और जब बहुत सा न्यूक्लियस बन गया तब इसके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो ऐसे डिवीजन को जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है और उसके बाद वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है, हम लोग इसका नाम रखते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। मतलब पहले न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर गया, जितना भी न्यूक्लियस बनना था बन गया, और बनने के बाद अब इसके चारों तरफ क्या बनना शुरू हुआ, वॉल बनना शुरू हुआ। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। तो इसमें क्या हुआ, पेन न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन फाइनली वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। और तीसरा एक और टाइप है, इसका नाम कहते हैं हेलोबियल टाइप। ये इंटरमीडिएट इन बिटवीन टू है। इसमें पहले तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना और वॉल बन गया, तो इसको वॉल बन गया तो इसको बोलेंगे सेलुलर टाइप। लेकिन इसके बाद का जो डिवीजन था वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की तरह है। अब न्यूक्लियस ग्रो कर रहा है, और न्यूक्लियस ग्रो करने के बाद जब बहुत सा न्यूक्लियस फिर बन जाएगा तब इसके चारों तरफ वॉल बनेगा। तो ये जो था इंटरमीडिएट इन बिटवीन टू, दोनों के बीच का था, इसका नाम दिया गया हेलोबियल, क्योंकि मोनोकॉट के हेलोबियल ऑर्डर के मेंबर्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है। मोनोकॉट के हेलोबियल ऑर्डर्स में ये देखा जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया हेलोबियल इंटरमीडिएट टाइप। इसका टाइप कैसा था, इंटरमीडिएट था, इन बिटवीन दीज टू था। तो इसको फिर से समाप्त हम लोग करें, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म बना कौन से है, सेकेंडरी न्यूक्लियस एक मेल गैमेट से फ्यूज कर गया, अब इसके रिजल्ट को कह दिए एंडोस्पर्म। जब ये एंडोस्पर्म बन गया, जब एंडोस्पर्म बन गया तब की बात देखो क्या हुआ, जैसे ही ये एंडोस्पर्म बन गया अब ये डेवलप करना शुरू करेगा। एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या करेगा, डेवलप करेगा। डेवलपमेंट का 3 तरीका हमने देखा, सेलुलर है ना, पहला तरीके में क्या देखा, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया और 2 सेल, न्यूक्लियस फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, सेल बन गया, 2 न्यूक्लियस, फिर 4 में, 4 से 4 8 में, हर एक डिवीजन के न्यूक्लियस के बाद वॉल फॉर्मेशन होता जा रहा है और ग्रेजुअली ये डेवलप कर गया। इस डिवीजन के प्रोसेस का नाम दिया गया सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑब्जर्व्ड इन, ये किसमें देखा गया, ये पिटूनिया में देखा गया। दूसरा कॉमन टाइप का जो दिखता है उसका नाम देते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन, ऐसे डिवीजन होता चला गया। 1 से 2 डबल होता चला जा रहा है, और जब सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया तब जाके इसमें वॉल फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ। इसको हम लोग कह दिए न्यूक्लियर टाइप, फ्री न्यूक्लियर टाइप। और इन दोनों के बीच का फ्री न्यूक्लियर टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। और लास्ट टाइप हम लोग देख रहे थे हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में हमने क्या देखा, इंटरमीडिएट बिटवीन टू। पहला डिवीजन तो सेलुलर था, उसके बाद का डिवीजन न्यूक्लियर की तरह था। तो ये 3 तरह के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हमने ऑब्जर्व किया। अब हम लोग इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में किन किन चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके पहले हमने देखा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। अब देख रहे हैं कि वो जायगोट बन गया है और वो जायगोट डेवलप कर रहा है इनटू एम्ब्रियो। तो टॉपिक हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो कहां पे है, लोकेशन को हमेशा याद रखना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में लोकेशन हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर वो एग सेल है, ये दिखा रहे हैं एग सेल जो फर्टिलाइज हो चुका है, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका नाम रखे हैं जायगोट। यही इसी जायगोट में डेवलपमेंट होना शुरू कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि डेवलपिंग जायगोट को ही हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो देखो इसको स्टेप वाइज समझना है। सबसे पहले इस जायगोट में ये कहां से दिख रहा है, ये हम लोग माइक्रोपाइल वाला एरिया दिखा रहे हैं।
मतलब ये कहां पे लोकेटेड है? जायगोट इज ऑलवेज लोकेटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एरिया, क्योंकि एक सेल का लोकेशन कहां दिखाए थे डायग्राम में? एक सेल का लोकेशन दिखाते थे माइक्रोपाइल एरिया की तरफ। अब सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड किया और एक ट्रांसवर्स डिवीजन बन गया। अब देखो इस ट्रांसवर्स वॉल के बनने से अब ये दो सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बड़ा सेल, इसका नाम रखे सस्पेंसर, और एक दूसरा छोटा सेल बन रहा है जिसका नाम देंगे एम्ब्रियोनल सेल। दो सेल बना, बेस की तरफ या माइक्रोपाइल की तरफ जो बड़ा सा सेल है, इस बड़े सेल का नाम क्या रखे हैं? इसका नाम रखे हैं, बड़े से सेल का नाम रखे हैं सस्पेंसर सेल। ये लार्ज इन साइज है, ये क्वेश्चन है मेडिकल का, सस्पेंसर सेल बड़ा हो है या एम्ब्रियोनल सेल बड़ा है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। सस्पेंसर सेल इज ए लार्ज सेल, बड़ा सा सेल है। ऊपर की तरफ इसके रेस्पेक्ट में ये छोटा सेल है। अब इन दोनों सेल में डिवीजन होना शुरू करेगा, तो सबसे पहले सस्पेंसर सेल में डिवीजन हो रहा था। सस्पेंसर सेल में लीनियरी ये डिवीजन करना शुरू किया और लंबे से स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा था। मिनिमम 6 to 10 नंबर ऑफ सेल्स बन रहा था और एक लंबे स्टॉक की तरह ये ऊपर की तरफ उठ रहा था। मतलब सस्पेंसर के ग्रोथ से एम्ब्रियो कहां ऊपर की तरफ जा रहा था? ये माइक्रोपाइल से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा था। एक गाना भी चल रहा था, लिफ्ट करा दे। नहीं, गाना क्या चल रहा था? ये लिफ्ट करा दे। किसका लिफ्टिंग हो रहा था? देखते जाओ। ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ना, ये सस्पेंसर के डिवीजन के चलते नए नए सेल बन रहे थे, सस्पेंसर इलोंगेट कर रहा था, तो ये किसको लिफ्ट करा रहा था? ये एम्ब्रियोनल सेल को चलजल पोर्शन की तरफ लिफ्ट करा रहा था। सस्पेंसर सेल में कितने सेल्स होंगे? मिनिमम 6 to 10। हमने कहा इन बिटवीन 6 to 10 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक लंबे से स्टॉक का फॉर्मेशन हो जाता है और ऊपर एक ग्लोबुलर सेल बन जाता है जिसका नाम रखे हैं एम्ब्रियोनल सेल। क्या नाम रखे हैं इसका? एम्ब्रियोनल सेल। तो ये दो स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या कहा? जायगोट में एक क्या न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड किया और एक ट्रांसवर्स वॉल का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ कि माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा सा सेल बन गया, माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा सा सेल बन गया। ये माइक्रोपाइल की तरफ का सेल है, बड़ा सा है। ये छोटा सेल है, इसके कंपैरिजन में ये छोटा सेल है जिसका नाम रखे एम्ब्रियोनल सेल। ये पहला स्टेप हुआ। माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल था जिसका नाम हमने रखा सस्पेंसर सेल, इनके न्यूक्लियस में रिपीटेड डिवीजन होना शुरू हुआ और दूसरे स्टेप में ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इस स्टॉक का नाम हमने रखा सस्पेंसर, विच कंसिस्ट ऑफ 6 to 10 सेल्स। इसमें 6 to 10 सेल्स हो सकते हैं। अब यहां पे दो क्वेश्चंस मेडिकल में टिपिकल आया हुआ है। पहला, अब सस्पेंसर के इलोंगेट होने से किसका लिफ्टिंग हो रहा था? हमने कहा एम्ब्रियोनल मास का, एम्ब्रियोनल सेल ये लिफ्ट हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। इस लिफ्टिंग से ये किस तरफ जा रहा था? तो हमने आंसर देंगे ये चलजल पोर्शन की तरफ मूव कर रहा था। ये था पहले कहां पे? ये पूरा जायगोट था पहले माइक्रोपाइल के पास। पहला डिवीजन किया हुआ, जायगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड किया। नीचे के सेल्स का नाम रखे सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल में रिपीटेड डिवीजन होना शुरू किया और ये जायगोट को, एम्ब्रियोनल सेल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब एम्ब्रियोनल सेल ऊपर की तरफ लिफ्ट कर गया है तो सस्पेंसर के उस सेल का नाम हाइपोफाइसिस रखा गया जो एम्ब्रियोनल सेल के ठीक नीचे था। ये क्वेश्चन फिर मेडिकल में बहुत बार आ चुका है, निकाल के क्वेश्चंस बैंक देखना। ये हाइपोफाइसिस इज द सेल विच इज जस्ट बिलो द एम्ब्रियोनल मास। एम्ब्रियोनल मास के जस्ट नीचे वाले सेल का नाम रखे हाइपोफाइसिस। इसके नाम और काम दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज नोन एज हाइपोफाइसिस? तो कहते हैं द सेल विच इज लाइंग जस्ट बिलो द एम्ब्रियोनल मास। उस सेल को जो एम्ब्रियोनल मास के नीचे मिल रहा है उसका नाम रखे हैं हाइपोफाइसिस। ये एक बात हो गई। फिर आ जाओ, लेकिन इस सस्पेंसर के नीचे वाले सेल का नाम क्या देंगे? सस्पेंसर के नीचे वाले सेल को हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? हॉस्टोरिया या हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। ये किस सेल का नाम हो गया? ये नीचे वाले सेल का नाम, इसका काम था फूड को एब्जॉर्ब करना और उस एम्ब्रियो तक पहुंचाना। ये हॉस्टोरियल सेल क्या कर रहा था? ये चारों तरफ से फूड को एब्जॉर्ब करेगा और इस फूड को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो द फंक्शन ऑफ हॉस्टोरियल सेल इज टू सक फूड। ये फूड को खींचने का काम कर रहा था, इसीलिए इसका नाम दिया गया हॉस्टोरिया।
तो ये नीचे वाला सेल है किसका, सस्पेंसर के नीचे वाले सेल का नाम हमने हॉस्टोरिया बताया। ये तो सस्पेंसर की हम लोग बात कर रहे हैं अब तक। फिर से देखो, जायगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन, एक नीचे की तरफ सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल बेसल सेल, उसका नाम क्या रखे, सस्पेंसर। एक ऊपर की तरफ सेल, उसका नाम क्या रखे, एम्ब्रियोनल सेल। जो बेस की तरफ सेल था उसमें बार बार रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन हुआ और ये लंबाई में इलोंगेट करने लगा। इसके लंबाई में इलोंगेशन से कौन ऊपर जा रहा था, एम्ब्रियोनल सेल ऊपर की ओर लिफ्ट हो रहा था। अब सस्पेंसर में 6 to 10 सेल स्टेज बन चुका है। इस 6 to 10 सेल स्टेज में एम्ब्रियोनल मास के नीचे वाले सेल का नाम हमने रखा हाइपोफाइसिस। हाइपो मतलब बिलो, फाइसिस मतलब एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के जस्ट नीचे ये पाया जा रहा था, इसका नाम हाइपोफाइसिस दिया गया। और वो सेल जो सबसे नीचे की तरफ था सस्पेंसर का, उसका काम था टू गेट द फूड एंड देन सप्लाई द फूड। ये फूड को एब्जॉर्ब करता चारों तरफ से और फिर सप्लाई करता। इसका नाम दे दिया गया हॉस्टोरिया। क्या नाम दे दिया इसका, हॉस्टोरिया। अब हम लोग आते हैं इस एम्ब्रियोनल मास की बात करना शुरू करते हैं। अब इस एम्ब्रियोनल मास में पहले तो एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ और फिर पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। दो डिवीजन हमने नाम दिया, एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल का मतलब होता क्रॉस के समान, और जब ये पेरीफेरी की तरफ से होता तो कहते हैं पेरिक्लिनल। और ये जब क्रॉस के समान डिवाइड होता है तो देखो, पहले क्रॉस के समान डिवाइड हुआ तो 4 सेल बन गया और फिर पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया तो ओवरऑल 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। नाउ वी कॉल इट एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अब इसका नाम क्या दे दिए, एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। चूंकि नंबर ऑफ सेल्स आर 8 इन नंबर, वी कॉल इट एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अब यहां से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होगा। सारी कहानी अब यहां पे आ गई। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में ये 4 1 2 3 4 ये बीच लाइन के ऊपर वाले सेल को हमने नाम दिया एंटीरियर, ऊपर की तरफ ऑक्टेंट। और नीचे वाले ये चाल को, चूंकि ये ऑक्टेंट का पार्ट है इसीलिए कहा एंटीरियर ऑक्टेंट, और नीचे वाले को कह दिए पोस्टीरियर ऑक्टेंट। अब जो क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेडिकल के यहां पे बन रहे हैं। ये एंटीरियर ऑक्टेंट के सेल्स में डिवीजन होना शुरू किया और ये डिवाइड करके दोनों कॉटिलेडन, एक डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन बनता है और एक प्लीम्यूल दिखा रहे हैं, एक प्लीम्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो कॉटिलेडन और प्लीम्यूल किस सेल से बना, तो आंसर होगा एंटीरियर ऑक्टेंट के सेल्स में अब रिपीटेडली डिवीजन होना शुरू हुआ और ये दोनों कॉटिलेडन और ऊपर के प्लीम्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। तो फिर एक बात आ गई कि फिर रेडिकल और हाइपोफाइसिस कहा गया। नीचे के लोअर ऑक्टेंट, पोस्टीरियर ऑक्टेंट के सेल्स में डिवीजन होना शुरू हुआ और ये रेडिकल और ये हाइपोफाइसिस, ये देखो इस तरह से दिखा रहे हैं, ये रेडिकल नीचे निकल रहा है, ये रेडिकल और हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन कर दिया। कौन, हम लोग कहेंगे किसका नाम बताए, पोस्टीरियर ऑक्टेंट। तो पोस्टीरियर ऑक्टेंट डिवाइड करके रेडिकल और हाइपोकोटाइल बना दिया, है ना। और एंटीरियर ऑक्टेंट क्या बना दिया, दोनों कॉटिलेडन और एपिकोटाइल। ये पोर्शन का नाम देते हैं एपिकोटाइल। कॉटिलेडन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन का नाम रहता है और कॉटिलेडन के नीचे वाले पोर्शन का नाम दे देते हैं हाइपोकोटाइल, है ना। और इस पोर्शन का नाम देते हैं एपिकोटाइल। तो ये पोर्शन अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। 2 कॉटिलेडन बन चुके हैं, ऊपर में प्लीम्यूल बन चुका है और एपिकोटाइल बन चुका है और इस लोअर ऑक्टेंट के सेल्स में डिवीजन होना शुरू हुआ और ये नीचे का रेडिकल बना दिया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेडिकल तो बनाया बट को घेर दिए। ये रेडिकल का टिप नहीं बनाया, रेडिकल तो बना ऐसे, अभी टिप नहीं बनाया। टिप कौन बनाया, टिप बनाया हाइपोफाइसिस। ये जो सेल था ना, ये इसका टिप बनाया। तो ये देखो, टिप का फॉर्मेशन कौन किया, हाइपोफाइसिस। ये सारे मेडिकल के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो रेडिकल के टिप का फॉर्मेशन कौन नहीं किया, ये ऑक्टेंट नहीं कर रहा है, तो कौन बना रहा है, हम कहेंगे इट इज हाइपोफाइसिस व्हिच मेक्स द रेडिकल टिप। तो अब एक पूरा का पूरा ये टिप बन गया। ये टिप किससे बना है, ये टिप बना है हाइपोफाइसिस के सेल से। हाइपोफाइसिस का सेल ये टिप बना चुका है। रेडिकल का ये पोर्शन कौन बनाया है, तो ये लोअर ऑक्टेंट का सेल बनाया है।
और एंटीरियर ऑक्टेंट क्या बनाया, ये दोनों कॉटिलेडन और ये प्लीम्यूल बनाया, साथ साथ ये एपिकोटाइल भी बनाया। तो एक पूरे के पूरे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो गया। इस एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में, है ना, अब ऑक्टेंट बनने के बाद से ही इसमें जर्मिनेटिंग 3 लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। जब ये ऑक्टेंट बना ना, तो ये प्रोटोडर्म बना दिया, प्रोकैम्बियम बना दिया और ग्राउंड मेरिस्टेम भी बनाना शुरू किया। ये एम्ब्रियोनिक लेयर के प्रोटोडर्म का ही फ्यूचर था, ये बाद में एपिडर्मिस और स्किन ऑफ द प्लांट बना रहा था। एम्ब्रियोनिक स्टेज के प्रोकैम्बियल में जब डिवीजन हुआ तो ये जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम बना रहा था, और ये ग्राउंड मेरिस्टेम जब डिवाइड किया तो ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा था, ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट रूट और स्टेम बना रहा था। अब ये इनिशियल कंडीशन में कैसा दिख रहा है, तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी का डायग्राम है तो बुक्स को निकालो और एनसीईआरटी का डायग्राम में देखना शुरू करो। इट इज इनिशियली ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूल के समान दिख रहा था, है ना। अब कॉटिलेडन का ग्रोथ होने लगा और देखते ही देखते ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो सून इट बिकम हार्ट शेप्ड। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो ये ग्लोब्यूलर दिख रहा था, फिर इसमें डिवीजन हुआ और अब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिख रहा था, और फाइनली एक टिपिकल एम्ब्रियो के शेप में ये डेवलप कर गया। तो इट इज इनिशियली ग्लोब्यूलर, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा था, बट लेटर ऑन मोर डेवलपमेंट अकर्स विद द ग्रोथ ऑफ द कॉटिलेडन। जैसे जैसे कॉटिलेडन का ग्रोथ हो रहा था, है ना, ये जैसे जैसे कॉटिलेडन का ग्रोथ हो रहा था, इसका शेप देखने में हार्ट शेप्ड होना शुरू हो गया, और फाइनली ये फाइनल स्ट्रक्चर जो उसका होता है वो एज्यूम कर लिया। और इस तरह से हम लोगों ने एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझा। तो एक बार इसको फिर से हम लोग रिवाइज कर दें। जायगोट में एक जायगोट बन चुका था, जायगोट में पहला डिवीजन कैसा हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन। इस तरह से हुआ कि नीचे का सेल बड़ा और ऊपर का सेल छोटा हो गया। नीचे के बड़े सेल को हम लोग क्या नाम दिए, सस्पेंसर सेल, और ऊपर के छोटे वाले सेल का नाम रखे एम्ब्रियोनल सेल। नीचे के सेल्स में लगातार रिपीटेड डिवीजन होना शुरू हुआ। इस रिपीटेड डिवीजन से जो लंबा सा स्टॉक बना उसका नाम दिया गया सस्पेंसर। सस्पेंसर में 2 इंपॉर्टेंट सेल्स का नाम याद रखना। सस्पेंसर के बेसल सेल का नाम दिया गया हॉस्टोरिया, जो फूड को सक करके इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगा, और उसके उस सेल का नाम जो एम्ब्रियोनल मास के ठीक नीचे था उसका नाम दिया गया हाइपोफाइसिस। ये सारे क्वेश्चंस मेडिकल के हैं। हाइपोफाइसिस इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन रहेगा सस्पेंसर, है ना। हॉस्टोरिया, द फंक्शन ऑफ हॉस्टोरिया इज टू गेट नरिशमेंट। ये सारे जितने चीजें बता रहे हैं ना, ये सारे मेडिकल में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हमने क्या बताया, अब एम्ब्रियोनल मास की बारी आ गई। इसमें पहले तो एक एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ, क्रॉस के समान डिवीजन को एंटीक्लिनल डिवीजन कहेंगे, फॉलोड बाय पेरीक्लिनल डिवीजन। ये देखो पेरीफेरी को टच करता हुआ जो ही ये डिवीजन होगा देयर विल बी 8 सेल्स, 8 हम लोग सेल्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब इस 8 सेल्स को कहते हैं एंटीरियर ऑक्टेंट एंड पोस्टीरियर ऑक्टेंट। ऊपर वाले 4 को एंटीरियर ऑक्टेंट और नीचे वाले 4 को पोस्टीरियर ऑक्टेंट। ऊपर वाला 4 एंटीरियर ऑक्टेंट डिवाइड करता है 2 कॉटिलेडन, एपिकोटाइल और प्लीम्यूल बना दिया, और नीचे वाला रेडिकल बनाया। लेकिन रेडिकल का टिप ये नहीं बना पाया। रेडिकल का टिप कौन बनाया, रेडिकल का टिप बनाया हाइपोफाइसिस सेल। ये ऑक्टेंट के स्टेज में ही एम्ब्रियोनल 3 लेयर का फॉर्मेशन कर रहा था। इनमें से एक लेयर का नाम हमने दिया था, कौन सा नाम, प्रोटोडर्म। ये फाइनली स्किन ऑफ द प्लांट बनाएगा। दूसरे लेयर का नाम हमने दिया प्रोकैम्बियम, ये फ्यूचर में कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम बनाएगा। और तीसरा ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगा, जो डिवाइड करके बाद में ग्राउंड टिश्यू बनाएगा। इनिशियली ये ग्लोबुलर दिखेगा, फिर ये हार्ट शेप दिखेगा, और फाइनली ये एम्ब्रियो अपने ओरिजिनल शेप को अक्वायर कर लेगा। इस तरह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हमने पूरा देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है हमारा।